चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस करे। क्लास के लास्ट में आप आपके सारे सवाल आप लोगों के लिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल किताब को समझने से पहले हमको ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि ज्योतिष किन चीजों पर आधारित है। एक कुंडली बना लेते हैं, आप लोगों को कुंडली बनाना सिखा देता हूं। इस तरीके से सिंपल नॉर्थ इंडियन कुंडली बनती है। साउथ इंडिया में कुंडली दूसरी तरीके से बनाई जाती है। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली बनती है। पहले एक चौकोर बॉक्स बनाना है, इसको हर कोने को आपस में मिला देना है, फिर सबके सेंटर पॉइंट को पकड़ना है और इसको यहां से मिला देना है, इसको यहां से मिला देना है, ये यहां से और ये यहां से। ये हमारी किसी भी पुरुष की कुंडली बनके तैयार हो गई। अब ज्योतिष जो है ना, इसी चार्ट पर आधारित है, इसी कुंडली पर आधारित है। ज्योतिष में राशि ली जाती है, राशि, ग्रह और भाव, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको ज्योतिष में। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन करने में, ज्योतिष को सीखने में। हमको इन तीनों चीजों को कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर कुंडली कुंडली बनाने में आप लोग यूज कर रहे हो, तो आप देखोगे कि इस तरीके के 12 भाव होते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट होता है, ये पहला भाव, पहला भाव, इसको पहला भाव भी बोलते हैं, पहला घर भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं, जो जो भी बोलना चाहे। फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, पहला घर, इसको बोलते हैं। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग गिनना शुरू करते हैं। जैसे ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये 11वां भाव, ये 12। ये जो है ना, कुंडली के 12 भाव होते हैं। और हमारा पूरा जीवन इन्हीं 12 भावों के अंदर ही समाहित है। जो भी हमारे जीवन में किसी भी तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं, वो सारी इन्हीं 12 भावों से रिलेटेड होती है। तो इन 12 भावों के बारे में अगर हमको अच्छे से जानकारी हो जाए, तो हम बहुत ही आसानी से अपनी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट के द्वारा अपने, हमको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं या क्या भविष्य हमारा हो सकता है, क्या भविष्य में हमको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये सारी चीज हमको पता चल जाएगी। अब ये तो हो गया 12 कुंडली के 12 भाव। लेकिन आप लोगों ने जब भी कोई चार्ट देखा होगा, जो भी कुंडली आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि हर हाउस में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी की कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा, किसी की कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा होगा प्रथम भाव में, किसी की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा। तो ये नंबर हर कुंडली में बदलते रहते हैं। किसी भी कुंडली में ये नंबर कुंडली के अनुसार बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं लगन। फर्स्ट हाउस को बोला जाता है लगन। ये कुंडली का तख्त स्थान है, प्रथम भाव है। और इस प्रथम, ये पहला भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये जो है आपके बारे में बताता है।
प्रथम भाव, कुंडली का पहला भाव। तो यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर से संबंधित हमारा ये लगन कहलाए। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियां लिखी होती हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिंह राशि हो गई। सिंह राशि, इसका लगन क्या हो गया? सिंह लगन हो गया। किसी की कुंडली में अगर यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये कौन सी राशि हुई? ये टॉरस राशि हुई, वृषभ राशि हुई। मतलब ये वृषभ लगन हो गया। इसी तरीके से यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा वो उसको राशि कंसीडर किया जाएगा। हर किसी के चार्ट में अलग अलग नंबर लिखा होता है। जैसे हम यहां से शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज किसी के चार्ट में यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर क्या होगी? मकर राशि होगी। अब यही से ही कुंडली में आगे राशियों को बैठाना आप शुरू कर दीजिए। यहां पर 10 नंबर, फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। यहां पर 11 कुंभ राशि, यहां पर 12 मीन राशि, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जिसके जिसके लगन में जो राशि लिखी होगी वहीं से ही हम एंटी क्लॉकवाइज उन राशियों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 12 राशियां, 12 भाव। इस तरीके से कुंडली में आपने कुंडली को देखा होगा। तो ये, लेकिन लाल किताब कहती है, लाल किताब कहती है कि हम इस कुंडली को नहीं मानते। लाल किताब कहती है कि हम काल पुरुष कुंडली को मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाल किताब काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है। क्या होती है काल पुरुष की कुंडली? काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से स्टार्ट होती है। मेष राशि मतलब पहली राशि। लाल किताब कहती है कि काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से स्टार्ट होती है, मतलब 1 नंबर राशि से। 1 नंबर राशि हो गई मेष राशि। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर कौन सी राशि आएगी? 2 नंबर राशि, मतलब वृषभ राशि। फिर चलेंगे, कौन सी राशि आएगी? 3 नंबर राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई। उसके बाद 4 नंबर राशि, कर्क, कैंसर बोलते हैं इसको। फिर 5 नंबर राशि, सिंह राशि। फिर आएगी कन्या, वर्गो बोलते हैं इसको। फिर तुला राशि। फिर 8 नंबर राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो बोलते हैं इसको। फिर धनु राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि। फिर 10 नंबर राशि, मकर राशि। फिर 11 नंबर राशि, कुंभ। और 12 नंबर राशि, मीन राशि। यह है काल पुरुष की कुंडली। लाल किताब कहती है कि लाल किताब ज्योतिष काल पुरुष कुंडली पर आधारित है। लाल किताब को आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन आप उस कुंडली को काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बना लीजिए। मतलब आपके प्रथम भाव में मेष राशि ही आएगी, दूसरे भाव में वृषभ राशि ही आएगी, तीसरे भाव में मिथुन राशि ही आएगी। ये होती है काल पुरुष की कुंडली। तो लाल किताब काल पुरुष कुंडली को मानती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है। ये तो हमने बना ली काल पुरुष की कुंडली, लेकिन आपकी कुंडली में जिस हाउस में जो प्लैनेट लिखा होगा उसको उसी के अनुसार आप यहां पर लिख देंगे। प्लैनेट की पोजीशन नहीं बदलेगी, प्लैनेट की पोजीशन नहीं बदलेगी। अगर आपके
फर्स्ट हाउस में मंगल लिखा हुआ है तो यहां पर मंगल ही लिखा जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपकी कोई आपकी तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली कैसे बनेगी? तुला लगन की कुंडली बनेगी, यहां पर 7 नंबर लिखा होगा, और मान लीजिए यहां पर तुला लगन की कुंडली में प्रथम भाव में शनि बैठा हुआ है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है कि यहां पर तुला राशि नहीं आएगी, यहां पर 1 नंबर राशि ही लिखी जाएगी, मेष राशि। लेकिन शनि की प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी, शनि अपनी ही जगह पर रहेगा, मतलब प्रथम भाव में ही रहेगा। तो काल पुरुष लाल किताब की कुंडली जब भी हम बनाएंगे तो सारी राशियों को हम हटा देंगे और मेष राशि से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ग्रहों की प्लेसमेंट को हम सेम रखेंगे। तो इस तरीके से हम लाल किताब की कुंडली बनाना सीख लेंगे। इसमें से अगर किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी काल पुरुष की कुंडली, ये हमने काल पुरुष की कुंडली बनाना सीख लिया। अब यहां पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर मेष राशि, यहां पर वृषभ राशि, यहां पर मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियों को हमने 12 खानों में बैठा दिया, काल पुरुष की कुंडली बनके तैयार हो। अब यहां पर इन राशियों के मालिक, हर राशि का एक मालिक होता है, और मालिक कौन होता है? ये ग्रह। ये तो राशि हो गई, हमने राशि को समझ लिया। अब मालिक इसका कोई ना कोई ग्रह होगा, और जो इस राशि का मालिक होता है वही इस हाउस का मालिक कहलाता है। जो इस राशि का मालिक है वही प्रथम भाव का भी मालिक कहलाएगा, वही फर्स्ट लॉर्ड कहलाएगा, वही प्रथम भाव का स्वामी कहलाएगा। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। तो मंगल ही प्रथम भाव का स्वामी कहलाएगा। इस भाव का अधिपत्य किसके पास में है? मंगल के पास में है। मंगल फर्स्ट हाउस का मालिक है। वृषभ राशि को कौन प्लैनेट रूल करता है? शुक्र। तो सेकंड हाउस का जो मालिक है वो शुक्र कहलाएगा। सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। इसी तरीके से मिथुन राशि को कौन प्लैनेट रूल करता है? मरकरी, मतलब बुध। तो तृतीय भाव का स्वामी बुध कहलाएगा। कर्क राशि को चंद्रमा रूल करता है, तो फोर्थ लॉर्ड कौन कहलाएगा? चतुर्थ भाव का स्वामी कौन कहलाएगा? चंद्रमा। पंचम भाव में सिंह राशि आती है, सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य बना। फिफ्थ लॉर्ड इज सन। सिक्स वर्गो राशि, वर्गो राशि का मालिक अगेन मरकरी, बुध। तो छठे भाव का स्वामी बुध हो गया। सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का भी मालिक शुक्र होता है। तो सेवेंथ लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र कहलाए। वृश्चिक राशि का मालिक अगेन मंगल होता है, तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल कहलाएगा। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। ये धनु राशि है, धनु राशि को बृहस्पति रूल करता है, तो नवम भाव का स्वामी भी बृहस्पति ही कहलाएगा। नवम भाव का अधिपत्य बृहस्पति के पास में। इसी तरीके से ये मकर राशि, मकर राशि को शनि रूल करता है, तो दसम भाव का स्वामी कौन हुआ? सैटर्न, मरकरी।
इसी तरीके से कुंभ राशि को शनि रूल करता है, कुंभ राशि का भी मालिक शनि होता है, तो 11th लॉर्ड भी शनि बनेगा। 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी शनि बनेगा। लास्ट में मीन राशि, इसको भी बृहस्पति रूल करता है, तो 12वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। ये याद करने वाली चीज है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इजीली तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ये प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक प्लैनेट्स की रूलरशिप है। हर हाउस को एक प्लैनेट रूल करता है। जैसे सेकंड हाउस और 7th हाउस को शुक्र रूल करता है, पंचम भाव को सूर्य रूल करता है, प्रथम भाव और अष्टम भाव को मंगल रूल करता है, नवम भाव और 12वें भाव को बृहस्पति रूल करता है, दसम भाव और 11th भाव को शनि रूल करता है। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य, इन दो प्लैनेट को सिर्फ दो ही भाव मिले हुए हैं, अलग अलग अपने अपने हाउस। बाकी हर राशि के दो स्वामी, हर हाउस को दो एक प्लैनेट रूल करता है। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट हैं, जो हर भाव के जो स्वामी हैं, आप इसको ये समझिए कि ये जो जमीन है ना, प्रथम भाव की जो जमीन है, ये मंगल की है। द्वितीय भाव की जो जमीन है, ये शुक्र की है, ये शुक्र का प्लॉट है। तृतीय भाव की जो जमीन है, ये बुध की जमीन है, बुध का प्लॉट है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसकी जमीन है, उस जमीन का जो स्वामी है अपनी जमीन में बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे होता है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 100% में 80% इसी प्लैनेट की पावर होती है अपने भाव में। मतलब अगर शनि 10th भाव में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो वो 80% मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। हम कहेंगे कि ये प्लैनेट इस कुंडली वाले को अपने 80% रिजल्ट देने के लिए तैयार है, शुभता वाले रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो जिसकी जमीन होगी, जो उस घर का मालिक होगा, उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो इन 12 भावों को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। उनकी पावर 80% तक होती है, मतलब वो अपने घर में बहुत ही मजबूत पोजीशन पे होती है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये तो हर ये तो इस घर का मालिक हो गया मंगल, लेकिन हर भाव का एक कारक भी होता है। कहने का मतलब ये है, ये मंगल की तो हो गई जमीन, लेकिन यहां पर एक प्लेनेट ने अपना मकान भी बनाया हुआ है, तो उसकी भी एनर्जी इस घर में होगी। कहने का मतलब प्रथम भाव का जो स्वामी है, जिसकी जमीन है प्रथम भाव, वो है मंगल की। लेकिन यहां पर मकान किसने बनाया हुआ है? मकान बनाया हुआ है सूर्य ने। तो सूर्य इस घर का कारक हो गया, या इस सूर्य का पक्का घर कौन सा हो गया? प्रथम भाव। प्रथम भाव सूर्य का पक्का घर हो गया। यहां पर सूर्य ने अपना मकान बनाया हुआ है और जमीन है मंगल की। तो इस एरिया में, इस प्रथम भाव में दो प्लेनेट की एनर्जी है, सूर्य की और मंगल की। अब यहां पर अगर मंगल खुद बैठा होगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ये उस तरीके से है कि आप मान लीजिए खुद अपनी जमीन के बने हुए मकान में आकर बैठ गए, आपकी खुद की जमीन है और उस पे जो मकान बना हुआ है वहां पर आप जाके विराजमान हो गए, आप बैठ गए।
आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे। ये इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और मान लीजिए यहां पर अगर सूर्य होगा, सूर्य भी अच्छी पोजीशन पे होगा, सूर्य भी अच्छी पोजीशन पे होगा, क्योंकि भले ही मंगल की ये जमीन है, लेकिन मकान किसका बना है? मकान सूर्य का बना है। कोई व्यक्ति किसी की जमीन पे ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, कोई एक बिल्डर हो और किसी की जमीन पे वो अपना मकान बना दे और उसमें जाके वो रहे, कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा। तो यही सेम स्थिति बनेगी ये फर्स्ट हाउस की, जब यहां पर मंगल या सूर्य बैठा होगा। और अगर यहां पर सूर्य और मंगल दोनों बैठे होंगे वो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। यही रूल लगेगा हर हाउस में, एक से लेके 12 भाव तक। जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल है, लेकिन फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। इसी तरीके से सेकंड हाउस का मालिक शुक्र है, कारक बृहस्पति है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड हाउस में शुक्र की भी एनर्जी है और बृहस्पति की भी एनर्जी है। यहां पर शुक्र भी कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा और बृहस्पति भी कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा। लेकिन मैंने वही बताया था कि मजबूत स्थिति में कौन होगा? पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी जमीन है। मतलब सेकंड हाउस में शुक्र ज्यादा मजबूत पोजीशन पे होगा, 80% मजबूती के साथ में बैठा हुआ है। बृहस्पति 20% की मजबूती के साथ बैठा हुआ है, लेकिन मजबूत वो भी होगा। शुक्र ज्यादा मजबूत होगा, बृहस्पति कम मजबूत। जैसे मान लीजिए, ये वही बात होगी कि सेकंड हाउस में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का शुक्र है, तो सेकंड हाउस के रिजल्ट शुक्र ज्यादा अच्छे दे सकता है। सेकंड हाउस जिन चीजों का है, सेकंड हाउस फैमिली का है, पैसे का है, आपकी वाणी का है, आपकी जमा पूंजी का है, आपके जो आपने एसेट्स इकट्ठा कर रखे उनका है। अगर वीनस बैठा होगा तो वो रिजल्ट देने में ज्यादा सक्षम होगा। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी। बृहस्पति बैठा होगा तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये रोल होता है मालिक और कारक। इसी तरीके से बुध, थर्ड हाउस का जो मालिक है वो है बुध, लेकिन राशि किस कारक कौन है यहां का? मंगल। तो इस हाउस में मंगल और बुध दोनों की एनर्जी। इसी तरीके से फोर्थ हाउस का लॉर्ड, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन इस घर का कारक भी चंद्रमा है। इस घर का कारक भी चंद्रमा है, मतलब यहां पर चंद्रमा की जमीन भी है और यहां पर चंद्रमा ने अपना मकान भी बनाया हुआ है। तो चंद्रमा यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन का माना जाता है। इसी तरीके से सूर्य की यह जमीन है और बृहस्पति ने यहां पर अपना मकान बनाया हुआ है। मतलब इस पंचम भाव का मालिक सूर्य हो गया और कारक कौन हो गया? बृहस्पति। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि बृहस्पति का ये पक्का घर है और सूर्य यहाँ के मालिक हैं। सूर्य की जमीन है और बृहस्पति ने यहां पर अपना घर बनाया हुआ है। तो ये दोनों प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में पंचम भाव में माने जाएंगे। इसी तरीके से सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस जमीन है बुध की, मालिक बुध है इसका, लेकिन कारक कौन है? केतु। केतु इस घर का कारक है। सप्तम भाव सप्तम भाव का मालिक है शुक्र, लेकिन कारक है यहां का बुध। बुध का पक्का घर है सेवेंथ हाउस, और सेवेंथ हाउस का मालिक कौन है? वीनस, शुक्र। इसी तरीके से अष्टम अष्टम भाव का मालिक है मंगल, शनि का ये पक्का घर है। नवम भाव का मालिक है बृहस्पति, और बृहस्पति ही इस घर के कारक हैं। मतलब नवम भाव बृहस्पति की जमीन भी है और बृहस्पति ने यहां पर अपना मकान भी बनाया हुआ है। बृहस्पति का ये पक्का घर भी है और बृहस्पति की ये जमीन भी है, इसलिए बृहस्पति यहां पर बहुत मजबूत पोजीशन पे है। इसी तरीके से शनि शनि का ये पक्का घर है और शनि यहाँ के मालिक भी है।
इस घर के कारक भी शनि, इस घर के मालिक भी शनि। 11th हाउस, इस घर के मालिक है शनि, कारक है बृहस्पति। जमीन हो गई शनि की, मकान बनाया हुआ है बृहस्पति ने। इस हाउस में दोनों प्लैनेट की एनर्जी है। इसी तरीके से 12वां भाव, मालिक कौन है? बृहस्पति, जमीन बृहस्पति की है। कारक कौन है? राहु। मकान किसने बनाया हुआ है? राहु ने। तो हर घर दो प्लैनेट्स की एनर्जी के हिसाब से चलता है। एक तो जो उस हाउस का मालिक है उसका 80% उस पर आधिपत्य होता है, और एक वो जो उस हाउस का कारक है, वो हाउस जिस प्लैनेट का पक्का घर है उस प्लैनेट की भी एनर्जी वहां पर होती है। तो एक की हो गई जमीन और एक ने अपना यहां पर मकान बनाया हुआ है। तो हर भाव दो प्लैनेट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। अब सपोज ये तो मंगल इस घर का मालिक हो गया, सूर्य इस घर का कारक हो गया। अब यहां पर कोई तीसरा प्लैनेट आ गया, सपोज यहां पर बुध आ गया। सपोज प्रथम भाव में बुध आकर बैठ गया। अब बुध कौन है? ना इस घर का मालिक है, ना इस घर का कारक है। कौन है बुध? बुध इस घर का किराएदार हो गया। बुध इस घर का किराएदार हो गया। अब बुध कितना कंफर्टेबल पोजीशन पे है ये डिपेंड करेगा कि उसके उस घर के स्वामी से कैसे रिश्ते हैं और उस घर के मालिक से कैसे रिश्ते हैं। उस घर के मालिक से कैसे रिश्ते हैं और उस घर के कारक के साथ में कैसे रिश्ते हैं। मतलब बुध का रिजल्ट, प्रथम भाव में बैठा हुआ बुध कितने कंफर्टेबल पोजीशन पे है ये डिपेंड करेगा कि बुध के संबंध मंगल के साथ में कैसे है और सूर्य के साथ में कैसे है। आपने एक जमीन खरीदी, आपने एक मकान बनाया और वहां पर आपने किसी ऐसे आदमी को रख दिया जो आपका मित्र है, जो आपका दोस्त है। क्या करेगा आपके घर में? आपके मकान को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा, सजाएगा, संवारेगा, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होगी उसको तुरंत उसकी मरम्मत करवाएगा। आप सिर्फ आप आपके घर घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सबको अच्छा अच्छा रखेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को रख दिया जो आपका दुश्मन है, वो तो मौका ढूंढता रहेगा कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपके घर को नुकसान पहुंचाएगा। यही सेम प्लैनेट का रिजल्ट है। अगर जो जो प्लैनेट यहां पर किराएदार बन के आया हुआ है, अगर उसके रिश्ते आपसे बहुत अच्छे हैं तब उस घर के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे कुंडली वाले। और अगर उस प्लैनेट के रिश्ते उस घर के मालिक से या उस घर के कारक से अच्छे नहीं है, दुश्मनी है, तो वो प्लैनेट उस हाउस के रिजल्ट को खराब कर देगा। सिंपल है। अब यहां पर दो बात हो सकती है। हो सकता है कि जिसकी जमीन है उसका वो किराएदार शत्रु हो और जिसका मकान बना हुआ है उसका वो मित्र हो, ये भी तो हो सकता है। अब यहां पर रिजल्ट 50-50% हो जाएंगे। कुछ मामले में शुभता वाले भी रिजल्ट आएंगे और कुछ मामले में अशुभता वाले भी रिजल्ट आएंगे। अब ये कैसे फलीभूत होगा इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे। अब होगा क्या कि हर प्लैनेट जो है ना
अपनी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट देता है, जब उसका समय आता है वो तभी अपने रिजल्ट देता है। अब जब भी मंगल का पीरियड आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बुध यहां पर बैठा हुआ है, तो बुध जो है, अभी मैं आपको बताया दे रहा हूं, आगे हम प्लैनेट की शत्रुता और मित्रता के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। सिर्फ एक चार्ट को देख के उसको पढ़ लेना सिर्फ यही नहीं है, वो प्लैनेट शत्रुता और मित्रता में आपस में कैसे बंधे होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर बुध है, बुध मंगल का तो दुश्मन है लेकिन सूर्य का दोस्त है, कैसे रिजल्ट आएंगे? उसके दिमाग में हमेशा गर्मी रहेगी। बुद्ध क्या है? हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि। लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत स्थिर होगी। वो किससे मिलती है? वो सूर्य से मिलती है। एक ऐसा राजा जिसके पास में बुद्ध का दिमाग है, या एक ऐसा दिमाग जिसके पास में एक राजा की अथॉरिटी है, एक लोगों की मदद करने की उसकी इच्छा रहती है उसके दिमाग में। या एक तरीके से ये रिजल्ट और देगा, जब मंगल का टाइम आएगा तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जब मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से यहां पर बैठे हुए प्लैनेट काम करेंगे। ये मैंने एक आपको जनरल आइडिया दिया, इसके बारे में कौन सा प्लैनेट किस तरीके से काम करेगा कुंडली में, वो हम बहुत ही विस्तार से अपने इस कोर्स में चलने वाले हैं। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। ठीक है, तो हमने घर के मालिक और घर के कारक के बारे में बात कर ली। आपने ये भी समझ लिया कि अगर कोई दूसरा प्लेनेट उस हाउस में बैठता है तो एज ए किराएदार आता है। वो रिजल्ट किसके अनुसार देगा? वो रिजल्ट देगा कि उस हाउस के मालिक के साथ में उस प्लेनेट के कैसे संबंध है, और उस हाउस के कारक के साथ में उसके कैसे संबंध है। इस आधार पे वो प्लेनेट रिजल्ट देगा। ओके। किसी भी हाउस के रिजल्ट ये प्लैनेट के इस उस घर के मालिक के और उस घर के कारक के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई भी नहीं बैठा है, फर्स्ट हाउस खाली है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठा हो, वो हाउस खाली हो। तो उसके रिजल्ट हम कैसे जानेंगे कि इस हाउस के रिजल्ट, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारा खाली है, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सेकंड हाउस के रिजल्ट हमको कैसे मिलेंगे? सेकंड हाउस किन चीजों का है? सेकंड हाउस है पैसे का, सेकंड हाउस है फैमिली का, सेकंड हाउस है हमारी बोलने का, हम गुस्से में बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं कि मीठा बोलते हैं। सेकंड हाउस है हमारे खाने के टेस्ट का, हमको नॉनवेज पसंद है, हमको वेज पसंद है, या हमको नॉनवेज सूट करेगा कि हमको वेज सूट करेगा, इन सब चीजों का। हमको मीठा पसंद है, सात्विकता वाला भोजन पसंद है, कैसा। सेकेंड हाउस है फैमिली का, फैमिली में सारा सब कुछ आ गया, हमारी ससुराल, हमारे चाचा का घर, हमारी बुआ का घर, सारी फैमिली, सारा कुटुंब। कुटुंब हमारा कैसा है, कुटुंब के साथ हमारे कैसे, सेकेंड हाउस से पता चलेगा। सेकेंड हाउस मान लीजिए खाली है, सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, किराएदार भी कोई नहीं है। अब सेकेंड हाउस के रिजल्ट हमको कैसे पता चलेंगे? तो ये सेकेंड हाउस के रिजल्ट इस बात पे निर्भर करेंगे कि इस घर का मालिक और इस घर का कारक। इस घर का मालिक कौन है? शुक्र। कारक कौन है? बृहस्पति। तो इस घर का मालिक और इस घर का कारक कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है? अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है कि खराब स्थिति में बैठा हुआ है? इसको इस तरीके से समझो, आपका कोई मकान है, वो मकान खाली पड़ा है,
आप कहीं किसी दूसरे शहर में जाके रह रहे हैं, अगर आप उस शहर में जाके कहीं भी रह रहे होंगे, अगर अच्छी कंडीशन में है, सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत आराम से हैं, तो वहां पर रहकर भी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे। और अगर आप वहां जाके दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप अपनी स्थिति को पहले देखोगे कि आप अपने घर की स्थिति को पहले देखोगे? इस तरीके से ये सेकंड हाउस रिजल्ट देगा। अगर इस घर का मालिक, इस घर का कारक अगर अच्छी पोजीशन पे है, तो सेकंड हाउस खाली भी होगा तब भी वो अच्छे रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर वो खराब पोजीशन पे है, किसी अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो अपने उसका जो घर है वो भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाए। सिंपल। एक बात को और ध्यान रखना होगा, अभी हम सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इस घर का मालिक और ये पक्का घर और मालिक घर, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो पूरी लाल किताब बहुत इजीली तरीके से आप लोग समझते चले जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगी समझना। ये बेस है कुंडली का, स्टार्टिंग है ये, इसको बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो भी प्लेनेट जिस हाउस में बैठेगा, अगर उसने अपने आप को उस घर के मालिक और उस घर के कारक के अनुसार ढाल लिया, तब तो वो अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। और अगर उसके अनुसार उसने अपने आप को नहीं ढाला, तो फिर रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही नहीं, उस हाउस को खराब कर देगा वो। जैसे एग्जांपल, सप्तम भाव को ले लेते हैं। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव से हमारी घर गृहस्थी देखी जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, शादीशुदा लाइफ। और ये बुध का इस घर के कारक है। बुध क्या है? व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप। तो शादी का हाउस है ये, मैरिज लाइफ का हाउस है ये, और बिजनेस का हाउस है, व्यापार का हाउस है। यहां पर कौन आके बैठ गया? यहां पर आके बृहस्पति बैठ गया। क्या है बृहस्पति? बृहस्पति तो एक साधु है, एक आइडियल व्यक्ति है, एक पूजा करने वाला इंसान है। अब इस हाउस में आके अगर बृहस्पति सुबह शाम रात दिन घंटी बजाने लगा, किसका बंटाधार हो गया? मैरिज लाइफ का। किसका बंटाधार हो गया? व्यापार का। इसीलिए लाल किताब कहती है कि बृहस्पति अगर सेवेंथ हाउस में हो, तो घर पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए, रात दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। घर किसका है? घर है शुक्र का। घर किसका है? घर है बुध का। आपको बोलना किसकी तरफ पड़ेगा, बनना किसकी तरफ पड़ेगा? शुक्र की तरह, बुध की तरह। तभी आप सेवेंथ हाउस के रिजल्ट अच्छे ले पाएंगे, तभी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, तभी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। सिंपल है ना? यही रूल हर घर पे लागू होगा, हर घर पे लागू होगा। अब इस बृहस्पति को उठा के आप दसम भाव में ले जाइए, आप बृहस्पति को यहां बैठा दीजिए। कहते हैं बृहस्पति दसम भाव में नीच का हो जाता है। क्यों हो जाता है नीच का? घर किसका है? घर है शनि का। क्या है शनि? शनि है चुस्त है, चालाक है, अपना काम निकालना जानता है, मेहनत करना जानता है। बृहस्पति क्या है? वही बेचारा साधु, लोगों की मदद करने वाला एक आइडियल इंसान। आपकी कोई दुकान है, किसी दसम भाव वाले बृहस्पति को वहां पर आप जाके बैठा दीजिए। कोई व्यक्ति आया उसके पास में और रोने लगा, गड़गड़ाने लगा कि मेरे परिवार के पास पैसे नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूं, तो दसम भाव वाला बृहस्पति क्या करेगा?
ले भाई परेशान मत हो, गले में से पैसे निकालेगा और उसको उठा के दे देगा। आप आए, आपने देखा गल्ला तो पूरा खाली है। आपने उस इंसान से पूछा कि इसमें जो पैसे थे वो कहाँ गए। वो इंसान बोला कि मैं क्या करूं, एक बेचारा दुखी आदमी आया था, वो मेरे सामने रोने लगा, मुझे दया आ गई, मैंने गल्ले के पैसे उसको उठा के दे दिए। क्या करेंगे आप उसको? ऑब्वियसली आप अपनी दुकान से उसको भगा देंगे कि जा भाई अब तो और कहीं जाके अपना काम दे। क्या लिखा है लाल किताब में बृहस्पति 10 वाले के लिए? नेकी कर, जूते खा। है ना सिंपल। बृहस्पति 10वें भाव में आया है, किसके गुण आपको अपनाने होंगे? शनि के। शनि के गुण अगर आप नहीं अपनाओगे तो आपका करियर कभी अच्छा नहीं चलेगा। इधर उधर इधर उधर यही सब चलता रहेगा। तो इस तरीके से हाउस के मालिक और हाउस के कारक, इसकी एनर्जी को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा अब तक जो मैंने आपको समझाया। यहां पर अगर कोई चीज आपको डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज का डाउट हो आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसमें फ्रेश लिखूंगा, और स्लाइड आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वो मिल जाएगा आपको। चलिए, चलिए इसको हटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल किताब का जो बेस है ना, वो सिर्फ कारक और ग्रहों के मालिक पर आधारित है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से प्रोडिक्शन करना सीख जाएंगे। किसी भी चीज में आपको समस्या नहीं आएगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। चलिए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। चलिए आगे बढ़ो। अब ये तो हो गई कारक और मालिक वाली बात, ठीक है। अब हर हाउस में एक प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट उच्च का भी हो सकता है और नीच का भी हो सकता है। क्या होता है उच्च का होना मतलब? उच्च का होना मतलब ये होता है कि उस प्लेनेट की जो इंटेंसिटी है, जो कंफर्टेबल है, जिस मतलब रिजल्ट देने की जो पावर है, वो उच्च के प्लेनेट की बढ़ जाती है। नीच का मतलब क्या हुआ? कि उस प्लेनेट की जो पावर है, वो रिजल्ट देने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। सिंपल ये है उच्च और नीच का मतलब। जो प्लेनेट जिस हाउस में उच्च की पोजीशन पे बैठा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उस हाउस से संबंधित रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो अच्छी है, बढ़ गई है। और जो प्लेनेट जिस हाउस में नीच की कंडीशन में बैठा होगा, इसका मतलब उस हाउस से संबंधित रिजल्ट देने की जो क्षमता है, उस प्लेनेट की वो क्षमता कम है। ठीक है। तो जब भी किसी कुंडली में प्लेनेट उच्च का मिलता है ना, तो आप उसको ईश्वरीय कृपा समझिए कि ईश्वर ने उस प्लेनेट को आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए भेजा है। वो प्लेनेट की इंटेंसिटी उस हाउस से संबंधित, उस चीजों से संबंधित, या वो प्लेनेट जिस चीज का कारक है उसके रिजल्ट, और जिस हाउस में वो बैठा हुआ है उस हाउस के रिजल्ट को बढ़ा देगा। वो उसकी क्षमता को वो बढ़ा देगा। अब ये डिपेंड ये करता है कि वो उच्च का प्लेनेट किस हाउस में बैठा हुआ है।
अगर अशुभ हाउस में बैठा होगा, अशुभ भाव में बैठा होगा, तो वो अशुभता को बढ़ा देगा। शुभ भाव में बैठा होगा तो शुभता को बढ़ा देगा। फिर मैंने बात की नीच, नीच प्लैनेट की, कि नीच अवस्था में बैठे हुए प्लैनेट आपकी उस घर की स्थिति को, उस घर के रिजल्ट को कम कर देते हैं, या अपने रिजल्ट में भी कमी ला देते हैं। अब ये नीच के प्लैनेट अगर अशुभ भाव में बैठे होंगे तो उसकी अशुभता को भी कम कर देंगे। कहीं कहीं पर नीच के प्लैनेट भी अच्छी रिजल्ट देते हैं, और अगर शुभ भावों में बैठे होंगे तो उसकी शुभता को कम कर देंगे। तो यहां पर नीच के प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, आप अपने कुंडली में उच्च के प्लैनेट को देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उच्च में बैठा हुआ प्लैनेट ऐसी अवस्था में बैठा हो जहां पर उस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो प्लैनेट आपको भर भर के दिए जा रहा है, भर भर के दिए जा रहा है। और नीच की अवस्था में बैठे हुए प्लैनेट को देखकर दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है उन चीजों को प्लैनेट आपसे दूर रखे, ये तो आपके लिए अच्छा ही हो गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उच्च प्लैनेट को और नीच स्थिति में बैठे हुए प्लैनेट को समझने का। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूं कि किस हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च की कंडीशन में बैठा होता है। ठीक है, मतलब किस किस हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च होता है। सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का माना जाता है। सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का माना जाता है। क्यों माना जाता है? घर किसका है? मंगल का। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य, मंगल क्या है? गर्मी। सूर्य क्या है? प्रकाश। मंगल सेनापति है। सूर्य को यह पोजीशन बहुत सूट करती है। यह है तख्त स्थान, कुंडली का पहला घर, तख्त स्थान, कुंडली का तख्त। यहां पर सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। आपका, आपसे बड़े जितने भी लोग हैं, आपके इमीडिएट बॉस, वो सब सूर्य हैं। आपके फादर सूर्य हैं। तो सूर्य इस भाव में, फर्स्ट हाउस में, अपने आप को उच्च मानता है। यहां पर सूर्य को उच्च श्रेणी की जगह दी गई है। यहां पर जिस व्यक्ति का सूर्य होगा वो किसी से डरता नहीं है। कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ के, बड़ा धैर्य से लेने वाला होता है। हर किसी की मदद करता है, राजा के समान उसका जीवन होता है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य को उच्च का माना जाता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा को उच्च का माना जाता है। इस हाउस से हम पैदा हुए, सबसे पहले हमको किस चीज की जरूरत होगी? सांस लेने की, हवा की। कौन है इस घर का कारक? बृहस्पति। हमको नरिशमेंट कौन देता है सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं? हमारी माँ। चंद्रमा कारक है माँ का। जहां पर माँ वर्ड आएगी वहां चंद्रमा तुरंत पिक्चर में आ जाएगा। हमको तुरंत फीडिंग की जरूरत होती है, हमको दूध की जरूरत होती है। दूध क्या है? चंद्रमा। जमा धन, जमा एसेट्स, नगद पैसा, ये सब चंद्रमा है। सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा उच्च की स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस किसका है? बुध इस घर के मालिक है, मंगल इस घर के कारक है। बुध दिमाग, मंगल एनर्जी। मंगल और बुध की एनर्जी जब मिलती है तो राहु बन जाता है।
राहु थर्ड हाउस में उच्च की स्थिति में माना जाता है। यहां पर बैठा हुआ राहु इतना तेज दिमाग का होता है कि वो, थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस है मेहनत, पुरुषार्थ का। तो कम मेहनत में अपना ज्यादा काम निकालने वाला। यहां के राहु को बोला गया है बंदूकधारी। मतलब उसके अंदर मंगल की भी एनर्जी है और बुध की भी एनर्जी है, दिमाग भी है और अपने परिवार की रक्षा करता है, रक्षा करने की शक्ति भी है, ताकत भी है, एनर्जी भी है। तो राहु को थर्ड हाउस में उच्च की जगह दी गई है। राहु थर्ड हाउस में उच्च का होता है। फोर्थ हाउस बृहस्पति उच्च का माना जाता है। घर है चंद्रमा का। चंद्रमा का यहां पर मकान भी है। चंद्रमा क्या है? बहता हुआ पानी, साफ स्वच्छ पानी। तो पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं जमीन के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा पानी के अंदर भी जीव जंतु हैं। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की उनको भी जरूरत पड़ती है। बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन है। पानी में अगर ऑक्सीजन ना हो तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, उनका जीवन ही नहीं रहेगा। फोर्थ हाउस में इसीलिए बृहस्पति को उच्च की जगह दी गई है। बृहस्पति फोर्थ हाउस में उच्च का प्लान। पंचम भाव सूर्य का घर है। किसकी हिम्मत है जो सूर्य के घर में आके अपनी उच्चता साबित कर पाए? पंचम भाव में कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं माना जाता। यहां कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं। सिक्स हाउस बुध का घर है, दिमाग लगाने का घर है, सोचने का घर है, एकांत में बैठ के विचार बनाने का घर है ये। पैसे का हाउस है, व्यापार से पैसे कमाने का हाउस है ये। यहां पर दो प्लैनेट को उच्चता की जगह दी गई है, बुध को और राहु को। बुध है हमारा दिमाग। अगर हमारा दिमाग अच्छी स्थिति में होगा तो उसमें चलने वाले विचार भी बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। और हमारे विचार अगर अच्छे होंगे तो ऑलरेडी हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा होगा। सिक्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। यहां पर राहु उच्च की स्थिति में होता है और बुध उच्च की स्थिति में होता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सिक्स हाउस राहु की। सेवेंथ हाउस घर किसका है? शुक्र का। कारक कौन है? बुध। यहां पर शनि को उच्चता की जगह दी गई है। सैटर्न, शनि, शुक्र और शनि मिलकर उच्च केतु बन जाते हैं। जिसका भी केतु अच्छी पोजीशन पे होता है ना, उसका वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप बहुत मधुर होते हैं। उसका इस दुनिया में नाम होता है, यश होता है। केतु क्या है? केतु झंडा। आपका झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। तो ये दोनों एनर्जी मिलके केतु बन जाती है। शनि जिसका सेवेंथ हाउस में बैठा होगा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। उच्चता की जगह है ये शनि की। और बुध तो दिमाग ही है शनि का। शनि के पास में अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो बुध के दिमाग से ही सोचता है। तो यहां पर एक सूत्र क्या मिला? अगर कुंडली में बुध अगर अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो शनि भी अच्छे रिजल्ट देगा, शनि की भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ते जुड़ते सूत्र बनते हैं लाल किताब में। हर सूत्र को आपको याद रखना है। अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं माना। ये दो पापी ग्रहों का घर है, मंगल और शनि का। यहां पर कोई भी प्लैनेट उच्च की स्थिति में नहीं होता है। नवम भाव में केतु उच्च का माना जाता है। केतु क्या है? केतु बृहस्पति का चेला है। बृहस्पति है ज्ञान, केतु क्या है? उस ज्ञान को लोगों को पहुंचाने की नियत,
आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंट क्या है, आप किस भावना के साथ में लोगों से जुड़े हुए हैं, मैं आपको किस भावना से पढ़ा रहा हूं, ये केतु है। क्या मैं अपना आपको बेस्ट दे रहा हूं, क्या मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूं, क्या मेरी नीयत है आपको देने की, ये केतु है। जिसका भी केतु अच्छा होगा वो इस तरीके का इंसान होगा, उसकी नीयत बहुत अच्छी होगी, नीयत एकदम क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अपना बेस्ट से बेस्ट वो लोगों को देगा। तो केतु नवम भाव, केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारण। तो केतु नवम भाव में उच्च की स्थिति में माना जाता है। दसम भाव में मंगल उच्च का होता है। मंगल को लाल किताब दसम भाव में विष्णु भगवान का रूप मानती है। लाल किताब कहती है कि दसम भाव में अगर मंगल है तो गरीब के यहां विष्णु भगवान पधारे। ऐसा लाल किताब एक टैगलाइन बोलती है। क्यों बोलती है ऐसा? क्या वो इंसान विष्णु भगवान हो गया? नहीं। विष्णु भगवान क्या है? विष्णु भगवान पालन करता है, इस जग को पाल रहे हैं। लेकिन कैसे पाल रहे हैं? वो विष्णु भगवान एक वो रूप है, ऐसे इंसान जो अपने काम में भी बहुत मजबूत हो, अपने काम को भी बहुत ऊपर लेके जाए, खुद भी खूब सारा पैसा कमा रहे हो और वो दूसरों की पालना भी कर रहे हो। मतलब ऐसे लोग जिसका मंगल दसम भाव में होता है वो बहुत उच्च पोजीशन पे बैठे होते हैं, बहुत मजबूत पोजीशन पे बैठे होते हैं और उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, इतने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो कई कई हजार एम्प्लॉइज को पाल रहे होते हैं। और कभी कभी दीपावली दशहरा या किसी ऐसे ओकेजन पे आप देखो कि गिफ्ट की भर मतलब भरमार कर देते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। मंगल 10th हाउस। लेकिन मंगल यहां पर अकेला होना चाहिए। अगर मंगल यहां पर अकेला है, कहीं से उसकी दृष्टि नहीं आ रही है, कहीं से उसको टक्कर नहीं पड़ रही है, तब मंगल यहां पर विष्णु भगवान का रूप होता है। अगर मंगल के साथ में किसी प्लैनेट की एनर्जी शामिल हो गई या किसी की दृष्टि पड़ गई, किसी भी रूप से उसकी एनर्जी किसी दूसरे प्लैनेट की यहां पर शामिल होगी, तब फिर वो विष्णु भगवान का रूप नहीं होता है। ठीक है। तो मंगल यहां पर दसम भाव में उच्च हो। 11th हाउस में सारे प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट उच्च या नीच का नहीं माना जाता। 12वें भाव में केतु और शुक्र ये उच्च के होते हैं। जिसका भी 12वें भाव में केतु या शुक्र होता है वो दुनिया के हर सुख सुविधा लेते हैं, हर ऐश करते हैं, दुनिया की कोई चीज बाकी नहीं होता है। लेकिन वो धीरे 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 जैसी जैसी उनकी एज बढ़ती है ना, उनको हर चीज समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए बुरी है, कौन सी चीज इस संसार के लिए अच्छी है, कौन सी चीज इस संसार के लिए खराब। इतनी उनके अंदर सारे भोगों को उन्होंने भोगा होता है, तो हर चीज उनको एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम ट्रांसपेरेंट स्थिति उनको दिखने लगती है। ये लोग बंद कमरे में हर ऐश करते हैं, हर काम करते हैं, और बाहर जब भी निकलेंगे ना बिल्कुल सफेद पोज बन के निकलेंगे। किसी को एहसास ही नहीं होगा कि ये बंदा किस नेचर का हो, ये क्या करके आया। कहते नहीं बंद कमरे के चोर, बंद कमरे के चोर होते हैं। लेकिन ये किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, ये भरपूर मदद करते हैं। ये ऐसे दिमाग के लोग होते हैं कि किसी मंदिर में भी जाएंगे ना, वहां के पुजारी को 1000 रुपए ज्यादा देंगे और कहेंगे कि भाई मेरे, वो पुजारी उनको कहीं पीछे के दरवाजे से लेके जाएगा और भगवान के दर्शन करवा के वापस ले आएगा। ये वहां पे भी इस तरीके का खेल खेलते थे। केतु 12th हाउस या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल होगा या फिर बहुत बड़ा यास होगा। तो यहां पर केतु और शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं, उच्च की स्थिति में। यहां तक अगर कोई चीज आपको अगर पूछनी हो तो पूछ सकता है।
क्लियर है? चलिए, हमने बात की घर के मालिक की, हमने बात की घर के कारक की, हमने बात की उस घर में जो कोई बाहरी प्लैनेट बैठा है एज ए किराएदार बन के, वो किस तरीके से अपने मूवमेंट को दर्शाएगा कुंडली में, अपनी किस तरीके से वो रिजल्ट देना स्टार्ट शुरू करेगा, किस तरीके के रिजल्ट देगा। हमने बात की उच्चता की कि कौन सा प्लैनेट किस घर में उच्च का माना जाता है। अब हम बात करेंगे नीच प्लैनेट, किस घर में कौन सा प्लैनेट नीच की अवस्था में होता है। कालपुरुष की कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भाव है। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में हमने देखा कि सूर्य उच्च का था, लेकिन यहां पर शनि नीच का होता है। घर किसका है? मंगल का, सूर्य का। मंगल क्या है? गर्मी, आग। शनि क्या है? ठंडा, बर्फ। सूर्य क्या है? प्रकाश। शनि क्या है? अंधेरा, काली रात। ठीक उल्टा है ना? इसलिए शनि यहां पर नीच के रिजल्ट देता है। शनि यहां कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होता है। शनि यहां पर आ जाएगा तो मंगल भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा, सूर्य भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा। इसीलिए शनि जब भी किसी की कुंडली में यहां पर होता है तो मंगल है भाई, सूर्य है पिता। ऐसे इंसान की अपने भाई से और अपने पिता से नहीं बनती, संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं आपस में। हो सकता है ये बात अलग है संबंध ना खराब हो, अगर कहीं दूर रह रहे हो तो बात अलग है, संबंध मतलब बहुत ही फ्रेंडली संबंध नहीं होते, इनकी बनती नहीं आपस में। सूर्य क्या है? सूर्य बॉस है, इमीडिएट बॉस। तो ऐसे लोगों की अपने अधिकारियों से भी नहीं बनती, अपने बॉसेस से भी नहीं बनती है। मंगल क्या है? एनर्जी। यहां पर जिसका शनि होगा वो बड़ा आलसी होगा। उससे कोई काम कहोगे कि ये काम करो तो कहेगा अरे रुको अभी थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा भी आराम करते हैं, मैं थक गया, इस टाइप से। ठीक है, तो शनि फर्स्ट हाउस में नीच का कारण। सेकेंड हाउस घर है बृहस्पति का, घर है शुक्र का, ये दो दो गुरुओं का घर है। बृहस्पति देवगुरु और शुक्र राक्षसों के गुरु। अब जो घर दो दो गुरुओं का होगा, धर्म स्थान होगा, लाल किताब के अनुसार धर्म स्थान बोला गया है, उस घर में कौन सा प्लेनेट नीच का होगा? कोई प्लेनेट नीच का नहीं होता यहां पर। यहां पर सारे प्लेनेट आकर शुभ ही रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म स्थान है, मंदिर में आ गए। जब भी हम लोग कोई उपाय करते हैं तो उस जैसे किसी भी प्लेनेट का अगर हमको उपाय करना है तो उस प्लेनेट के से संबंधित वस्तु को हम मंदिर में देते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता है। यहां पर बैठे हुए अगर कोई भी प्लेनेट युति में भी बैठे हैं ना, तो यहां पर सब अलग अलग अपना अपना रिजल्ट देते हैं। शुभ भाव है ये, ठीक है, तो यहां पर कोई नीच का नहीं होता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में केतु नीच का होता है। घर किसका है? बुध का। घर किसका है? मंगल का। केतु बुध का भी और मंगल का भी सकता है। मंगल क्या है? मंगल हमारे बॉडी में बहने वाला ब्लड, खून है। केतु क्या है? करंट। तो
केतु नाम का करंट जैसे ही वो मंगल से टच में आता है, जैसे ही खून में लगता है, वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अचानक से एकदम गुस्सा हो जाना, तमतमा जाना, कोई भी सिचुएशन सामने आई अगर उसको एकदम से गुस्सा आ गई तो मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गालियां वगैरह निकलने लगना, एक बार में उल्टा सीधा बोल देना, इस तरीके के रिजल्ट देता है। और जितना वो गुस्सा होगा, जितना वो परेशान होगा, उसका हार्मोन्स इनबैलेंस उतना ही होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी हाई लो होगा, इस तरीके की चीजें समस्या में देखने को मिलती है। बुध क्या है? बुध हमारी नसें हैं। केतु का जो एनर्जी है ना, केतु नाम का जब जहर इन नसों से जब मिलता है ना, तो इस तरीके का एक रिएक्शन करता है कि स्किन में फोड़े फुंसी बना देता है। तो इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है। तो केतु यहां पर नीच की अवस्था में माना जाता है। तो जब भी केतु यहां पर बैठा हो तो उसको उसके गुरु की मदद दी जाती है, जुपिटर की मदद दी जाती है। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए केतु को, केतु क्या है? केतु कान है। तो जिसका भी थर्ड हाउस में केतु बैठा हो, उसको उसके कानों में सोना डलवा दिया जाता है, सोने की बाली। सोना क्या है? बृहस्पति है। उसको बृहस्पति की मदद दे दी जाती है, तो उस इंसान के अंदर कुछ धैर्य आ जाता है। तो केतु थर्ड हाउस में नीच का माना जाता है। फोर्थ हाउस में मंगल नीच का माना जाता है। घर किसका है? चंद्रमा का। यहां पर पानी ही पानी है। मंगल क्या है? मंगल है एक आग का गोला। आग, अगर कोई भी आग की चीज, जलती हुई आग, अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? एकदम से छर से आवाज आएगी और पानी धुआं बन के उड़ेगा। और धुआं बन के उड़ना, पानी का धुआं बन के उड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा धुआं बन के उड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा पैसे का भी कारक है। क्या बोला गया है? मंगल फोर्थ हाउस में हो। लाल किताब कहती है जिसका मंगल फोर्थ हाउस में होगा, तो कहती, लाल किताब कहती है कि वो ऐसा बच्चा घर में रखे हुए समुद्र को भी आग लगा दे, घर में रखे हुए पैसे को भी आग लगा दे, जितनी उसके पास में जमा पूंजी परिवार की रही होती है, धीरे 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 सब नष्ट हो जाती है। यहां पर बैठा हुआ मंगल माँ के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। माँ समान जितने उसके रिश्ते होते हैं, मौसी वगैरह, मौसी, सास, इन सब के ऊपर बहुत गलत इंपैक्ट डालता है। मतलब उनकी सेहत खराब रहती है और मामा खानदान को तो बर्बाद ही कर देता है। तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, मंगल बद है, ये मंगल खराब है। तो मंगल यहाँ पर नीच का होता है। फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता है, लेकिन यहां पर अगर खराब शनि बैठा हो, खराब शनि और खराब राहु बैठा हो, तो ये भी नीच के समान ही होते हैं। किस स्थिति में खराब होते हैं शनि और किस स्थिति में राहु को खराब बोला जाता है, वो हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, आने वाली। अभी अगर मैं आपको बताता हूं तो हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। बस ये याद रखो कि यहां पर कोई प्लेनेट नीच का नहीं होता है, लेकिन अगर यहां पर खराब अशुभ शनि बैठा हुआ है या अशुभ राहु बैठा हुआ है, तो फिर खराब देगा असर कुंडली वाले को। हाउस है ये प्रेम संबंधों का। शनि यहां पर, अगर खराब शनि यहां पर बैठा हुआ तो उल्टे सीधे प्रेम में डलवा देता है। राहु अगर फीमेल चार्ट में यहां पर खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो वो एबॉर्शन वगैरह करवाता है, बच्चे होने में बड़ी परेशानी देता है, आसानी से बच्चे पैदा नहीं हो पाते। सिक्स हाउस में केतु और शुक्र, इनको नीच माना गया है। केतु क्या है? केतु भोग का कारक है, भोग विलास का कारक है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी व्हाइट सेल्स, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे हमारी जितनी व्हाइट सेल्स बॉडी में ज्यादा होंगी ना, हमारे पास में रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। जिसका शुक्र जितना मजबूत होगा ना, वो उसको बीमारी भी उतनी ही कम लगती है। यहां पर शुक्र नीच की अवस्था में है। ऐसे व्यक्तियों के पास में संभोग करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। इस बात पे भी उसकी पार्टनर या उसकी वाइफ दुखी रह सकती है।
या उसके अंदर संभोग करने की पावर होती ही नहीं है, तो वो उसकी वाइफ अपनी लालसा को पूरा करने के लिए या किसी को पूरा करने के लिए और कहीं संबंध बनाती है। तो ये दोनों स्थिति बनती है। इन दोनों स्थिति में होता क्या है, शुक्र खराब होता है। शुक्र 6 हाउस में बैठा हुआ है, मतलब जिस इंसान के 6 हाउस में शुक्र होगा, उसके पार्टनर के, उसकी वाइफ के प्राइवेट पार्ट्स में इंफेक्शन रहता है। कैसे होगा इन्फेक्शन सही, उसको मंगल की मदद देनी पड़ती है। पोटेशियम परमैंगनेट आता है, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, उससे अपने गुप्तांगों को धोया जाता है, फिर वो इन्फेक्शन सही होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि मेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आती है, रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, तो वहां पर शुक्र की मदद दी जाती है। मतलब शुक्र क्या है, दही। तो वो मेल के साथ में अगर ऐसी समस्या है तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से धोएं, तब जाके ये इन्फेक्शन दूर होता है। तो 6 हाउस में केतु, जबकि केतु यहां का कारक है, केतु और शुक्र ये दोनों नीचे होते हैं। 7th हाउस में सूर्य नीच का होता है। घर किसका है, घर है शुक्र का। शुक्र बेचारा क्या है, एक सॉफ्ट सा प्लैनेट। रुई, लाल किताब में जो रुई जैसी चीज है ना, वो शुक्र से संबंध बनाती है। शुक्र है रुई। सूर्य क्या है, आग का गोला, गर्म। रुई के ऊपर पड़ेगा तो रुई को जला के राख कर देगा। जिसका भी 7th हाउस में सूर्य होता है, उसका दिमाग जो है ना हमेशा गर्म रहता है। चाहे वो रिश्तों में, अपनी वाइफ के सामने भी आएगा ना, तो वो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में, एक मतलब एक गर्म दिमाग से वो पेश आएगा हमेशा अपने रिलेशनशिप में। क्या गड़बड़ होगा, रिलेशनशिप खराब होगा। अगर आदमी व्यापार में हमेशा एक रूलरशिप वाले मोड पे रहेगा, एक लीडरशिप वाले मोड में रहेगा, हमेशा जो है लोगों को रूल करने की सोचेगा, किसी की बात को सुनेगा नहीं, चालाकी वाले चीज को नहीं अपनाएगा, सिर्फ जो उसके मन में आ गया उसको अगर वो करेगा, नेगेटिव सूर्य को बढ़ाएगा, तो व्यापार भी खराब होता है। इसलिए यहां पर सूर्य नीच का माना जाता है। 8th हाउस में चंद्रमा नीच का होता है। वैसे चंद्रमा 8th हाउस में उम्र को तो बहुत बढ़ा देता है, उम्र के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा यहां पर आदमी के मन को मलिन बना देता है, मन खराब कर देता है। हमेशा ऐसा इंसान दूसरों के बारे में निगेटिव सोचता है, कुड़ता है लोगों को देख के। और 8th हाउस क्या है, 8th हाउस गुप्त चीजों का है। जो भी आप चीजें समाज से छुपा के करते हैं, वो है 8th हाउस। गुप्त चीजों का है, गुप्त विद्याओं का है 8th हाउस। तो ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा 8th हाउस में होता है ना, वो लोगों की छुपी हुई बातों को जानने का बड़ा लालायक रहता है। उसकी बड़ी इच्छा रहती है कि इसके बारे में, इसके जीवन में क्या चल रहा है ये मुझे पता चल जाए, इसका रिलेशनशिप कैसा है ये मुझे पता चल जाए। लेकिन अगर जिसका चंद्रमा 8th हाउस में है, अगर वो गुप्त विद्याओं में आ जाए, एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, किसी के दिमाग को पढ़ना सीख जाए, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आ जाए, तो यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो प्लैनेट की पोजीशन को आप समझो, प्लैनेट क्या कह रहा है उस हाउस में बैठ के। आपको उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना है। अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर समाहित कर लेंगे, तब फिर वो प्लैनेट, चाहे वो भले ही नीच की अवस्था में बैठा हुआ हो, आपके लिए खराब नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए। 9th हाउस में राहु नीच का होता है। घर किसका है, बृहस्पति का। बृहस्पति क्या है, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। राहु क्या है, धुआं, काला धुआं। जो ऑक्सीजन में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा, वो हवा को दूषित कर देगा।
बृहस्पति क्या है? आइडियोलॉजी, धार्मिकता। राहु क्या है? किसी भी चीज में आउट ऑफ बियॉन्ड जाना, धर्म के मामले में भी धर्म के बिल्कुल विपरीत चले जाना। राहु 9th हाउस, अगर वो हिंदू है तो उसको मस्जिद में जाने से कोई परहेज नहीं होगा, अगर वो मुस्लिम है तो उसको चर्च में जाने से कोई परहेज नहीं होगा, वो सबको बराबर समझेगा। कोई मतलब आइडियोलॉजी नहीं होगी उसकी, कोई फिक्स माइंडसेट नहीं होगा उसका। बृहस्पति को खराब कर देता है राहु। राहु यहां पर बैठ के, बृहस्पति सांस लेने का कारक है। राहु क्या है? धुआं। जिसका भी 9th हाउस में राहु होता है या बृहस्पति के साथ में संबंध बना रहा होता है किसी तरीके से, आप उससे पूछ सकते हैं, उस कुंडली वाले से, क्या आपके फादर को, क्या आपके बाबा को या आपके पूर्वजों को क्या दमा की शिकायत थी, दमा टाइप की बीमारी थी? आपको जवाब मिल जाएगा। तो 9th हाउस में राहु को नीच का माना जाता है। 10वें भाव में गुरु नीच का है। मैंने बताया था अभी, इसी एग्जाम्पल की चर्चा हुई थी, क्यों है 10वें भाव में गुरु नीच का? वही कॉन्सेप्ट, नेकी कर जूते खा। क्लियर है? दोबारा रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। ओके। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता है, ये भी मैंने बताया, ना ही कोई उच्च का होता है, ना ही कोई नीच का होता है। प्लैनेट अपने पोजीशन के हिसाब से यहां पर बैठ के रिजल्ट देते हैं, जो जिस पोजीशन में बैठा होगा उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम 11th हाउस पढ़ेंगे तो कौन सा प्लैनेट यहां पर किस स्थिति में बैठा होता है, किस तरीके के रिजल्ट देता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 12वें भाव में बुध और राहु नीच का होता है। बुध और राहु ये नीच के माने जाते हैं। बुध तो यहां पर इतनी खराब पोजीशन पे होता है, अगर बुध यहां पर बैठा हुआ है और कहीं राहु भी नेगेटिव अगर हो जाए, तो लाल किताब की भाषा में उसको बोला जाता है बेहया लौंडिया। जिसको ऐसा इंसान, क्योंकि ये हाउस जो है ना, ये बेड प्लेजर का है, रिलेशन का है, सैया सुख है। अगर बुध यहां पर निगेटिव है और राहु भी अगर निगेटिव हो जाए, तो ऐसे इंसान को यही अकल नहीं होती है कि उसको संबंध किससे बनाना है। वो किसी से भी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है, सोचने की उसके अंदर शक्ति नहीं रहती है। और बुध और राहु अगर दोनों यहां पर इकट्ठे हो, तब तो आप सोच सकते हो, राहु है विचार, वो भी नीच का बैठा हुआ है तो विचारों की गंदगी, और बुध वो भी नीच का यहां पर बैठा हुआ है, मतलब माइंड भी उसी तरीके का। तो ऐसा दिमाग, ऐसा खतरनाक दिमाग जिसके अंदर नीचता वाले ही विचार आते हो, तो ऐसा इंसान के साथ में क्या होगा? लाल किताब कहती है जेल खाना, पागल खाना या अस्पताल। यही 3 चीजें होंगी उसके साथ, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। लेकिन ये सिचुएशन, लाल किताब कहती है कि फीमेल की चार्ट में ऐसा नहीं माना जाता, बुध यहां पर फीमेल की चार्ट में नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये लाल किताब कब कहती थी? जब लाल किताब लिखी गई। जब लाल किताब लिखी गई थी तो स्त्रियां पर्दे में रहती थी, फीमेल्स पर्दे में रहती थी, उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाती थी, उनके अंदर राहु की चालाकी नहीं थी, राहु के आने वाले निगेटिव विचार नहीं थे उनके अंदर। लेकिन आजकल के परिवेश में वो चीजें बदल गई है। तो आजकल ये नियम लागू नहीं होगा। अगर फीमेल के भी चार्ट में अगर बुध आप 12वें भाव में देखो, राहु 12वें भाव में देखो, तो उसके भी चार्ट में वही रिजल्ट आएंगे जो एक मेल के चार्ट में आएंगे। तो बुध 12वें भाव में और राहु 12वें भाव में नीच के माने जाते। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिसको कुछ भी पूछना हो, आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं।